नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आखिर दिल्ली में फैसले की घड़ी आई गई और दिल्ली में फैसला हो गया कि आने वाले 5 साल के लिए किसकी सरकार होगी। भाजपा की सरकार होना निश्चित हो गया है। बहुमत बम्पर बहुमत मिला है भाजपा को और आम आदमी पार्टी को करारा हार मिली है। और कांग्रेस को शून्य की हैट्रिक लगाई कांग्रेस ने। उसको इस बार भी एक भी सीट नहीं मिली। और इस बारे में अधिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक नरेश वत्स जी। नरेश वत्स जी जिसे हम जानेंगे कि कैसे ये सब हो गया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये बम्पर एग्जिट पोल के बाद से हालांकि क्लियर होने लगा था, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा विश्वसनीय होता है, ऐसा है नहीं। तो ऐसा हम लोग को पत्रकारों को भी कुछ कंफ्यूजन था। हालांकि माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि भाजपा की जीत निश्चित है। नरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में। नरेश जी, दिल्ली में भाजपा की सरकार आना तय हो गया है, तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आप एक बहुत ही शानदार शेर से करें। देखिए महेश जी, सबसे पहले मैं अपने हिंदुस्तान पोस्ट के सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूं। और दिल्ली का मंगल हो गया है। हिंदुस्तान पोस्ट ने ये सवाल सभी बीजेपी के और दिल्ली वालों से पूछा है, वाकई खुश है। और जहां आपने एक शेर की बात कही है, कहते हैं कि इबादत एक मुकाम तक ले जाती है, आगे का रास्ता तो मोहब्बत दिखाती है। वाह दिल्ली वाह की वाह। जनता, शुक्रिया, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जो बहुमत दिया वो देश के लोकतंत्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन केजरीवाल उसको संभाल नहीं पाए, उसको रख नहीं पाए। यानी कि उसकी जो मोहब्बत थी वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में थी, और फिर उसको भ्रष्टाचार से मोहब्बत हो गई। शिक्षा के मॉडल के नाम की बात करते रहे, लेकिन शराब की बोतलें बेचते रहे। यही केजरीवाल के लिए एक बड़ा सदमा है। और बीजेपी के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। बीजेपी, दिल्ली की जिस तरह की स्थिति थी, दिल्ली की जो हवा थी, वो बिल्कुल उसकी गुणवत्ता गिर चुकी है। यमुना में आप डुबकी लगा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी शहर के पास अगर कोई नदी है, और यमुना नदी तो कहते हैं यहाँ यमुना तो भक्ति के लिए जानी जाती है, लेकिन भक्ति के नाम पर केजरीवाल ने राजनीति की सीटें ली, लेकिन यमुना की गंदगी वो साफ नहीं कर पाए। ये एक बड़ी वजह बनी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया है, परवेश वर्मा वहां से जीते हैं, आतिशी बच गई हैं सिर्फ एकमात्र कि वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया, नरेश जी, अब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, जो राजा थे अपना एक कुनबा नहीं बचा पाए। तो ये आगे का भविष्य कैसा लग रहा है आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आप ये समझ सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो दिल्ली की जनता ने ही नकार दिया है। स्मृति ईरानी का जो बयान आया है कि दिल्ली की जनता ने उनको मुक्त कर दिया है, अब वो तिहाड़ जेल जा सकते हैं। और उसका आभास हो गया है कि जिस तरह से एग्जिट पोल ने दिखाया, मतगणना के बाद 16 विधायकों को खरीदने की बात आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने, तमाम नेताओं ने कहा। तो ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई है। कई मामले, चाहे वो यमुना के पानी में। एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में उठ रहा है कि जब मतदान खत्म हुआ उसके तुरंत बाद केजरीवाल की ओर से आरोप लगाए गए, संजय सिंह और पूरे जो केजरीवाल के आसपास के लोग हैं, मनीष सिसोदिया, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो 16 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार क्या बाद में विधायक बनते लेकिन जीत नहीं पाए,
तो उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है और करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। तो क्या ये उनकी हार की तैयारी थी? क्या ऐसा लगने लगा था उनको कि हम दिल्ली में हार रहे हैं? देखिए महेश जी, अरविंद केजरीवाल की एक राजनीति का हिस्सा रहा है। वो जिस बुलंदी पर गए थे, वो दोष लगाकर, भय दिखाकर और किसी तरह से विक्टिम कार्ड खेलकर वो कर रहे थे। आप उसके पिछले पर, यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं था कि केजरीवाल ने और संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। वो हमेशा ये कह रहे थे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी को भाजपा तोड़ना चाहती है। 11 साल सत्ता में रही, लेकिन ये आरोप लगातार आता रहा था। अब तो दिल्ली वालों को उसके आरोप भी याद हो गए हैं कि मासूम सा चेहरा लेकर आते हैं और सीधा सा ठीकरा वो फोड़ देते हैं बीजेपी पर। और अब तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी उनके निशाने पर आ गई। लेकिन कहते हैं कि जिस ढंग से राजनीति हुई है, ये कांग्रेस को भी लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल की विदाई दिल्ली की जनता के हित में भी है और कांग्रेस के हित में भी है। दोनों पर, कांग्रेस के लिए भी ये हित की बात है, भले ही उसका 2% वोट बड़ा है, फीसदी जो है वोट शेयर बड़ा है, सीटें नहीं आई है, लेकिन उसको कम से कम लगा कि वो केजरीवाल जिसने उसको सत्ता से हटाया था, न केवल सत्ता से हटाया था बल्कि उसका वोट बैंक भी हथिया लिया था, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक हमेशा से रहा। एक सवाल यहाँ पर कि कांग्रेस जो है केजरीवाल की हार से खुश होगी या दुखी? आप अपना एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे? यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को तो कुछ मिला नहीं, तीसरी बार हैट्रिक लगा दी उन्होंने शून्य की, तीसरी बार हार के हैट्रिक लगाई, लेकिन केजरीवाल हार गए। अब वो केजरीवाल के विरोध भी कर रहे थे पूरे चुनाव के दौरान। तो कांग्रेस क्या केजरीवाल की हार से खुश होगी, संतुष्ट होगी या दुखी होगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन महेश जी, राजनीति में वही जिंदा रहता है जो अपने दम पर चुनाव लड़ता है। हार जीत होती है। कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती केजरीवाल को समर्थन देकर की थी, उसका खामियाजा कांग्रेस आज तक उठा रही है। हालांकि कांग्रेस जब एक राजनीति में एक परसेप्शन बन जाता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज जो कांग्रेस ने फैसला लिया है, उसका आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी उसको एक विपक्ष के रूप में भी अपनी लड़ाई को दिल्ली की जनता के बीच पर लेकर जाना होगा। इतना तो पता है कि कम से कम उसके कैडर में एक भरोसा जगह है, और उसका जो बीच का रोड़ा था, वो आम आदमी पार्टी, वो सत्ता से बाहर हो गया। नरेश जी, एक बात है यहाँ पर, कांग्रेस चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है। अब दिल्ली के चुनाव के बाद में और कमजोर हुई है या उसकी क्या स्थिति? देखिए, कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज थे, देवेंद्र यादव बादली, जो कि उनका एक ग्रीक क्षेत्र है, वहां से वो एमएलए भी रहे हैं, वहां से भी चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस ने इस बार सभी बड़े अपने दिग्गजों को, चाहे वो अलका लांबा है, उसको भी चुनाव मैदान में उतारा। संदीप दीक्षित, जिसको कांग्रेस ने अपना चेहरा बनाया, और चुनाव प्रचार भी इसमें रहा कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली जो है वो चाहिए। लेकिन कांग्रेस को शायद ये पता नहीं था कि यमुना में जो पानी है वो अरविंद केजरीवाल ने इतना गंदा कर दिया है कि उसमें कांग्रेस भी बह गई है। तो उसको शुद्ध पानी लाने के लिए कांग्रेस को अभी बहुत सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत सा काम जो है वो करना पड़ेगा। जी, केजरीवाल को क्या अहंकार हो गया था कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, हमें जो मिलने वाला है, जो हिस्सा अब तक का, उसमें कांग्रेस को हम शरीक नहीं करेंगे, कांग्रेस को शामिल नहीं करेंगे, और ये पूरी दिल्ली, पूरा हिस्सा हमें चाहिए। इसलिए उसने शुरू से ऐसी रणनीति बनाई कि कांग्रेस को किनारे लगाओ, कांग्रेस को किनारे लगा दिया। क्या ये केजरीवाल का अहंकार भी हार का एक बड़ा कारण है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि अरविंद केजरीवाल का अहंकार एक बहुत बड़ा कारण है। आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल की जहां एंट्री हुई वहां बंटाधार हो गया, इंडी गठबंधन का भी बंटाधार हो गया।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव आते हैं और अरविंद केजरीवाल के यहां पर आकर चुनाव प्रचार करते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की न केवल चाहत प्रधानमंत्री बनने की थी, बल्कि वो दिल्ली को एक तरह से लगातार कोशिश कर रहे थे। इसलिए उसने कहा कि कांग्रेस की तो बात ही मत, आप जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव प्रचार के दौरान की है, कांग्रेस पे तो मैं बोलूंगा ही नहीं। इतना अहंकार किसी नेता को वो लगातार करते रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो जिस तरह की राजनीति केजरीवाल ने की, अब वो उसका दाव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि आज केजरीवाल के पास हाँ, जहां से चले से केजरीवाल वहीं पहुंच गए। दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर दिल्ली में सिमट गए, दिल्ली में खत्म होने की कगार पे आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब केजरीवाल को संभलने में कितना समय लग सकता है? संभल भी पाएगा भाजपा या नहीं? देखिए, केजरीवाल की जो एक जिस तरह का जनादेश भाजपा को मिला है और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, उसमें केजरीवाल को अपनी राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, क्योंकि जो छवि शीश महल ने, क्योंकि केजरीवाल की राजनीति को आप देखिए, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक जननायक बनकर उभरे। वो एक नई राजनीति का मुहावरा देकर राजनीति में आए थे, लेकिन उसने शीश महल ने उसकी छवि को बिगाड़ दिया। यमुना, वो जितने भी वादे किए थे वो सोशल मीडिया पे बार बार चलते रहते कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, और चुनाव के समय में वो सुरक्षा पर लड़ते दिखे। पंजाब की भी सुरक्षा उनको चाहिए, दिल्ली की भी सुरक्षा, यानी कि हर बात के लिए जो लड़ने वाली बात केजरीवाल की थी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को अखर गई, और उन्होंने एक ऐसी छवि बना ली कि अब उसके साथ कोई भी साथी लगता नहीं। जी नरेश जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हार के बाद इंडी गठबंधन का क्या भविष्य है? देखिए महेश जी, इंडी गठबंधन तो अब पूरी तरह से टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही थी कि झाड़ू का तिनका जो है वो बिखर जाएगा, इसी तरह से अखिलेश यादव जब आम आदमी पार्टी के प्रचार में आए, तो अब कांग्रेस और अखिलेश यादव क्षेत्रीय दलों के बीच में भी शय और मात का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है, भले ही उसकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां है, जब तक क्षेत्रीय दल आगे रहेंगे, कांग्रेस कभी भी एक सत्ता में आने का ख्वाब नहीं देख सकते। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है, तो ऐसे में केजरीवाल का सिमटना और लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस का, तो इंडी गठबंधन जो है अब वो सिर्फ नाम मात्र का है। नए सिरे से अब विपक्ष को जो है वो अपनी रणनीति वो बनाएगा। जी नरेश जी, महाराष्ट्र के जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब, तो उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी टीएमसी के नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, इन दोनों ने भी सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल को। तो क्या जो दिल्ली में जो कुछ हुआ, आम आदमी पार्टी की हार हुई, कांग्रेस की हार हुई, भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो इनके जो गठबंधन है या इन पार्टियों पर कुछ असर दिखेगा क्या? देखिए, निश्चित रूप से दिखेगा। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल का इसलिए समर्थन किया था क्योंकि दिल्ली में वो एक बहुत बड़ी ताकत थे। हालांकि अभी भी वो विपक्ष के रूप में मजबूत है, लेकिन क्योंकि केजरीवाल की जो ताकत थी वो कांग्रेस से अधिक है दिल्ली में, इसलिए उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी का तो कांग्रेस के साथ जो आंकड़ा है 36 का आंकड़ा है। ममता बनर्जी कभी भी कांग्रेस के नेतृत्व को और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकती है। तो ऐसे में ये देखा जाए कि अब हर किसी के जो अपने स्वार्थ है, हर जो राजनीति है वो अलग अलग ढंग से होगी, और अब इन दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष भी जो है उसको एक नए तरह के गठबंधन होंगे, नए तरह के रहोगे। और अभी बिहार के चुनाव आने हैं, और अभी अब महेश जी ये भी कह दूं कि पंजाब की राजनीति पर अब
अब अगला निशाना पंजाब का है, पंजाब पर भी इसका असर होगा। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि भगवंत सिंह मान और जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं वो बहुत अच्छे दोस्त है, हो सकता है अगला निशाना जो है वो पंजाब होगा। कुछ बड़ी घटना पॉलिटिकल जो है पंजाब में हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चुनाव है अगले कुछ महीनों में, तो दिल्ली में जो कुछ हुआ, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ध्वस्त हुई, कांग्रेस ध्वस्त हुई, तो बिहार के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उसपे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए निश्चित रूप से असर देखने को मिलेगा। और महेश जी, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की और खासकर बीजेपी की अगर आप चुनावी रणनीति आप देखें, उसका जो उसकी तैयारी पहले से कर ली गई है। सबसे पहले दिल्ली में जो पूर्वांचल वोट का जिस तरह से उसको हवा दी गई, जिस तरह से उसको महत्व दिया गया, दिल्ली का संदेश बिहार पर भी जाएगा। क्योंकि पूरा जो पूर्वांचल में जिस तरह से सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया और एक अलग तरह से मंत्रालय किया, और यहां तक पूर्वांचल के कांग्रेस ने तो अलग मंत्रालय बनाने तक की बात कही थी, और छठ पूजा को लेकर, तो निश्चित रूप से इसका असर जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें आप देखिए जो मखाना बोर्ड बनाया है और बिहार के लिए जो बजट में जो उसको तवज्जो दी है, तो वो कहीं न कहीं से एक तैयारी है और इसका असर निश्चित पड़ेगा। महाराष्ट्र जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में चुनाव जो होने हैं, तो आम आदमी पार्टी का तो वहाँ कोई अस्तित्व है नहीं। अब जो भी है इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? तो कांग्रेस का क्या हाल होना है? और भी जो अभी स्थिति है उससे और भी बदतर होगी? देखिए बिहार में कांग्रेस का कोई जो जनाधार है वो पूरी तरह से आरजेडी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ है। और किस तरह से उनको जो लोकसभा के चुनाव में सीटें मिलती हैं, किस तरह से विधानसभा में सीटें मिलती है, कांग्रेस का बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ अगर गठबंधन के साथ है तब उसकी है, अपना कोई संगठन जो है वो नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में भी अलग तरह की एक राजनीति लगातार हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनको सही रास्ते पर बताने के लिए बहुत से ऐसे, ये कहूंगा कि वो ऐसे नेताओं की बेहद कमी है कि जो देश की नब्ज और जिस तरह के चुनाव नतीजे आ रहे हैं उसको समझने में अभी भी कहीं न कहीं चूक हो रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो फैसला आम आदमी पार्टी से समझौता तोड़कर किया है, अगर इस तरह के कड़े फैसले भी बिहार में लेती है तो दोनों ही तरफ से उसको है कि पाने के लिए और कैसे। तो अब जो है कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी केजरीवाल को भी अब अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी, इस तरह के दिख रहा है भविष्य में। फिलहाल भाजपा की जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, बहुमत से सरकार बनना निश्चित है। भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये जो वादे किए है, चुनावी जो रेवड़ियां बांटी गई है उसमें दिल्ली वालों के भरोसे पे सही उतरना? देखिए भाजपा इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। आज जितने भी नेताओं से बात हुई उन्होंने कहा कि 3 साल में हम दिल्ली की तकदीर को जो है, दिल्ली की तस्वीर जो है वो बदल देंगे यमुना नदी को लेकर। और निश्चित रूप से जब केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं उसका निश्चित रूप से असर होगा। और भाजपा को क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में सत्ता मिलने वाली है तो उसको अपने आप को प्रूव करना होगा। और इस समय केंद्र सरकार उसकी है, दिल्ली में सरकार है, तो निश्चित रूप से दिल्ली के लिए बेहतर होगा। नरेश जी, एक संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि अब भाजपा की सरकार आने वाली है तो मुख्यमंत्री कौन वहां का भाजपा का होगा? क्या आप इस एक आदमी या कई लोगों के नाम चर्चा में बताएं, संक्षिप्त में बताएं। देखिए बिल्कुल संक्षिप्त में 3 नाम, परवेश वर्मा जिस तरह से रैली में उन्होंने केजरीवाल को हराया है, मनोज तिवारी, और अभी जो मुस्तफाबाद से बिश जो जीते हैं वो 6ठी बार एमएलए बने और उन्होंने इशारों में तो कह भी दिया है कि अगर अनुभव के हिसाब से तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और प्रोटेम स्पीकर तो वो बनेंगे ही, यानी कि इशारों में कहा। लेकिन भाजपा जिस तरह से चुकाने वाले फैसले करती है वो केंद्र बताएंगे। लेकिन 3 नाम की जो चर्चा है वो होगा या फिर कोई नया नाम जो काया जाएगा। अगर बिहार को देखा जाए तो मनोज तिवारी का भी नाम
हो सकता है, जी, लेकिन नरेश जी, भाजपा चौंकाने वाले फैसले लेती रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो दिल्ली में भी देखना होगा। हालांकि सफलता मिलने के बाद में चुनौतियां बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों का भरोसा है दिल्ली में जो बहुत सारे वादे किए हैं भाजपा ने भी, उन वादों पर कितना खरा उतरती है ये देखना होगा, और दिल्ली वालों का दिल जीतने में कितना सफल होती है भाजपा। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, नमस्कार।